नमस्कार दोस्तों, बलदाव जी एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले 2-3 दिन से लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसका हमें भी खेद है। कुछ के कॉल्स भी आए थे कि सर रेगुलर वीडियो डालिए, हम पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हमको रेगुलरिटी बना के रखना चाहिए, और रेगुलर ही सक्सेस का एक नियम होता है। तो हम खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कार्य में लगे हुए हैं, इस कारण रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। और हमने कहीं ना कहीं सोचा कि हो सकता है स्कूल भी खुल जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। सबकी जो आशा की किरण थी वो एक बार फिर मिटती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हम आज फिर से दोबारा बात करेंगे। पिछली जो वीडियो में हमने मैंगो का कल्टीवेशन है, उसके बाद गुआवा अमरूद का कल्टीवेशन है, इन चीज़ों के बारे में बात विस्तृत रूप से बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे पपीता जो एक हॉर्टिकल्चर का फल वृक्ष है, और ये छोटा होता है, जो 2 से 3 वर्ष की इसकी अवधि होती है, यानी अल्प अवधि का एक वृक्ष होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पपीता, इंग्लिश में बोले तो पपाया। तो ये जो पपाया है, इसके जो जनरल कल्टीवेशन है, इसके बारे में बेसिकली जो नॉलेज है, वैज्ञानिक खेती के जो तरीके हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में, इनकी किस्में, इसके रोग, इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसकी खेती करते हैं, इन सभी चीज़ों के, इन सभी पहलुओं के बारे में हम विस्तृत रूप से तो बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता का बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, यानी वानस्पतिक जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है वानस्पतिक नाम। क्या आता है? वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम जो होता है, इससे जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये जो ऐसा नाम होता है, जैसे मान लो पपीता है, तो पपीता तो हमारे स्थानीय बाजार में या कहीं भारत देश में इन कुछ ही क्षेत्रों में इस पपीते के नाम से इस फल को पहचाना जाएगा। परंतु जो बॉटनिकल नेम, जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो नाम दिया गया, उससे इसको पूरे विश्व में पहचाना जाएगा, तो वो होता है बॉटनिकल नेम। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। तो बॉटनिकल नेम होता है इसका कैरी का पपाया। क्या होता है बच्चों? कैरी का पपाया। उसके कैरी का पपाया। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी कुल, या बोले तो फैमिली। तो फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है कैरिकेसी। क्या होती है? कैरिकेसी। देखो, हमारा भी कुल होता है, हमारी भी फैमिली होती है। इसी प्रकार पपीता या कोई सा भी जो वृक्ष होता है, उसकी भी एक, सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है। उसके बाद बात करें हम कुल के बाद उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान है इसका मेक्सिको। क्या है? मेक्सिको। ये बोले तो हम उष्ण अमेरिका भी से बोल सकते हैं। उष्ण अमेरिका से हम बोल सकते हैं। तो उत्पत्ति बॉटनिकल नेम कैरी का पपाया, कुल कैरिकेसी, उत्पत्ति स्थान यानी कि जो ओरिजिन सेंटर है वो क्या होगा? मेक्सिको या उष्ण अमेरिका भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें हम गुणसूत्र, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, तो गुणसूत्र की जो संख्या है इसमें होती है 2n बराबर। 2n मतलब द्विगुणित, यानी 18। और एक गुणित की बात करें तो हम 9। अगर एक गुणित कर दिया जाए तो इसको जस्ट आधा, कितना होगा? 9। तो गुणसूत्र वैसे बेसिकली पूछा जाता है, तो 2n बराबर कितने हो गए? यानी कि 18। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या? 18। और ये क्या है? द्विगुणित। अगर एक n ओनली n बराबर पूछे तो कितना होता है? 9 होता है। ठीक है। तो उसके बाद बात करें हम फल का प्रकार। किसका? फल का जो प्रकार है। फल के प्रकार की बात करें तो फल का प्रकार इसका, जैसे आम में पढ़ा था, आम का क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया दूब। और इसका क्या होता है? सरस। जैसे रस, क्या आ रहा है इसमें? रस, सरस या बेरी। तो सरस यानी कि इसका जो फल होता है वो थोड़ा रसीला होता है, कठोर प्रकार का इसका जो फल है वो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें फल का प्रकार, उसके बाद बात करते हैं हम खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग जो है, खाने योग्य भाग क्या होता है? आम का क्या था खाने योग्य भाग? ये फल है, इसमें अंदर गुठली थी, तो सबसे बाह्य आवरण था। पेरिकार्प
का था मीजोकार्प और अंदर का था एंडोकार्प। पपीते में क्या बाहर के आवरण को भी नहीं खाते, अंदर के जो बीज हैं उनको भी नहीं खाते, तो अंदर जो गुद्दा भरा हुआ उसे खाते हैं, तो वो क्या होगा मीजोकार्प। आम में किसको खाते थे? मीजोकार्प को। पपीता में किसको खाते हैं? मीजोकार्प, यानी मध्य फल वित्ती। जो बीच वाला भाग है मध्य फल वित्ती। ठीक है, उसके बाद खाने हो गए, बात हो गए। उसके बाद बात करते हैं हम पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम की बात करें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है साइमोस। किस प्रकार का होता है? यानी इसका जो फल होता है, फूल होता है, वो ऐसे फूल आता है, उसमें अंदर ही स्त्री केसर, पुंकेसर जो भी है सब लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, यानी इस भी प्रकार के जो भी फूल होंगे वो सब साइमोस होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके। देखो, पहले हो गया बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया, कुल कैरिकेसी, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या उत्तर अमेरिका, गुणसूत्र 2n बराबर 18 और एक लिंग की बात करें तो n बराबर 9। फल का प्रकार सरस या बेरी, खाने योग्य बार मीजोकार्प या मध्य फल वित्ती, पुष्पक्रम हो गया साइमोस। आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसके बात करते हैं इसके जनरली इसके कुछ वैसे कि भाई इसका जो उत्पादन है, इन चीजों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बात करते हैं हम इसको उत्पादन। तो भारत में जो इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? भारत में उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। राजस्थान में बात करें तो राज्य में चित्तौड़गढ़। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद बात करें हम इसके पपीते में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? जो पीला रंग होता है वो होता है कैरिका जैंथिन। किसके कारण? कैरिका जैंथिन, जो वर्णक होता है उसके कारण। यानी उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु जो राज्य है उसमें। और अपने राज्य की यानी कि राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। और आम का जो उत्पादन था उदयपुर बांसवाड़ा में हो रहा था। अमरूद का था, अमरूद का कहाँ हो रहा था? अमरूद का सवाई माधोपुर में होता था। और नींबू वर्गीय जो फल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उनका कहाँ होता है? झालावाड़ में। और जो पीला रंग है इसका जो किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन जो वर्णक होता है उसके कारण इसका पीला रंग होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम जलवायु। किसकी बात करते हैं? देखो, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हो गया, जनरल इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है भारत में, राजस्थान में, उसकी भी बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जलवायु। किसकी बात करते हैं? जलवायु। तो देखो, जलवायु और उसके बाद है भूमि। ये जो है हमने क्लाइमेट वाला जो टॉपिक पढ़ा था, इन सभी जितने भी फल वृक्ष होते हैं उनकी जलवायु, भूमि है, पीएच मान वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में हम पहले ही, इनकी R/P है, लगाने का पौधरोपण दूरी वगैरह, ये सभी चीजों के गड्ढे का आकार, इन सभी चीजों के बारे में हम एक साथ बता चुके हैं। फिर भी हम इसके जलवायु जो है, इसकी जलवायु की बात करते हैं। तो इसके जलवायु, ये जो है उष्ण जलवायु का पौधा है। कैसा? उष्ण जलवायु। उष्ण के अलावा इसे थोड़ा उपोष्ण जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। किसमें उगाया जा सकता है इसे? उपोष्ण जलवायु। और इसके लिए जो तापमान होता है, इसकी खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान की बात करें तो होता है इससे 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें जैसे हम मृदा या भूमि। तो भूमि, देखो भूमि जो है, भूमि हमने फल वृक्षों के लिए पढ़ी थी कि कम से कम भूमि की जो है 2 मीटर की गहराई होनी चाहिए। कितने?
2 मीटर, यानी कि 2 मीटर तक कोई कठोर परत या कोई पत्थर की परत जो है नहीं होनी चाहिए। तो उपयुक्त भूमि की ऐसी भूमि की बात करें तो 2 मीटर गहरी। उसके बाद बात करें हम उचित जल निकास कैसी उचित जल निकास उर्वरक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपीते के लिए उपयुक्त भूमि, तो भूमि ऐसी भूमि होनी चाहिए 2 मीटर गहरी, उचित जल निकास या उर्वरक जो भूमि है वो होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, जिसमें मतलब उर्वरक भी हो, बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। और उचित जल निकास की, क्योंकि जल की अधिकता से इसमें क्या लगते हैं, रोग लगते हैं, इसलिए इसको जल निकास वाली भूमियों में ही हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। और 2 मीटर गहरी यानी कम भी थोड़ा चल जाएगी, पर जो वैज्ञानिक तथ्य है उसके अनुसार फल वृक्षों के लिए 2 मीटर जो है गहरी भूमि मान रखी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे बात करें पीएच मान, जो पीएच मान होता है, जो पीएच मान इसके लिए जो कितना माना गया, इसके लिए जो पीएच माना गया वो भी है 6.5 से 7.5 के मध्य। क्या माना गया है, 6.5 से 7.5 इसका जो है पीएच माना गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम R/P की, यानी जो पौधरोपण दूरी है प्लांट टू प्लांट एंड रूट टू, तो वो है 3x3 मीटर। अब इसके लिए जो रोपाई करेंगे वो कब करेंगे, पहले बात कर लेते हैं हम उसके गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर। इन चीजों के बारे में भी हम पहले विस्तृत रूप से भी 50 × 50 क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं रोपण यानी जो प्लांटिंग का समय है वो है जून जुलाई। रोपण का समय क्या है, जून जुलाई, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। तो जलवायु की बात करी हमने, इसके लिए कैसी उष्ण जलवायु का यह जो है पौधा है, या फिर उपोष्ण जलवायु में भी इसे आसानी से उगा सकते हैं। उसके बाद जो भूमि है, तो भूमि होनी चाहिए इसके लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसका जो है पीएच मान 6.5 से 7.5 तक है वो। और उसके बाद 2 मीटर गहरी और उचित जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। उसके बाद बात करें रोपण, तो रोपण कब किया जाता है इसका, सभी ज्यादातर जो फल वृक्ष होते हैं उनका रोपण कब किया जाता है, जून जुलाई यानी मानसून के आगमन पर इनका जो है रोपण किया जाता है। उसके बाद जैसे बात करें हम इसकी R/P, तो 3x3 मीटर इसकी जो थी R/P थी। एक और बात बता दूं मैं, जो पूरक पपीता एक सर्वश्रेष्ठ पूरक पौधे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पूरक पौधा क्या होता है, जैसे हमने जो आयताकार वर्गाकार विधि में जो बीच में एक अतिरिक्त पौधा या षटभुजाकार विधि में एक जो अतिरिक्त पौधा लगा रहे थे उसे क्या बोलते हैं, पूरक पौधा बोलते हैं। तो पूरक पौधे के रूप में जो सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है वो क्या माना जाता है, पपीता माना जाता है। उसके बाद फालसा है, यानी कि जो जल्दी कम उम्र वाले जो फल वृक्ष होते हैं उन्हें पूरक पौधे के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि पूरक पौधा किसे, सर्वश्रेष्ठ पूरक पौधा, तो क्या आता है, पपीता। उसके बाद पपीता ऑप्शन में नहीं है तो क्या आता है, फालसा आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी जो है बीज दर, इसकी बात करते हैं सीड रेट यानी बीज दर। तो बीज दर देखिए, इसमें 2 प्रकार की किस्में होती हैं। कितने प्रकार की किस्में होती हैं, डायोसिस और गायनोडायोसिस। देखिए पपीते हैं उसमें 2 प्रकार की किस्में होती हैं, डायोसिस किस्म और गायनोडायोसिस किस्म, ठीक है। तो दोनों की जो है बीज दर अलग अलग होती है, जो डायोसिस है और गायनोडायोसिस है। तो डायोसिस क्या होता है और गायनोडायोसिस क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपके लिए। तो देखो, डायोसिस तो होता है यानी एक लिंगी, जो एक लिंगी किस्म है, यानी जिस पर एक ही पुष्प आते हैं, या तो नर पुष्प आएंगे या मादा पुष्प आएंगे,
यानी कि एक लिंगी। कैसी? वो तो होती हैं डायोसिस किस्में, और गायनोडायनेसिस होती हैं द्विलिंगी। कितनी? द्विलिंगी, जो इन पर दोनों ही प्रकार के पुष्प आते हैं, नर एवं मादा। मादा दोनों ही एक साथ जो पुष्प आते हैं, यानी उभयलिंगी जो पुष्प आते हैं, वो कौन सी किस्मों में आते हैं? गायनोडायनेसिस। तो इनमें दोनों में क्या है, अलग अलग जो है बीज दर होती है। इसकी तो होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसकी होती है 300 से, या फिर बोले तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, डायोसिस और गायनोडायनेसिस का मतलब समझ गए। जिन पर सिर्फ और सिर्फ मादा या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही प्रकार के फूल आते हैं, यानी कि या तो आएंगे पुल्लिंग यानी पुंकेसर वाले फूल आएंगे, यानी ये नर वाले जो पुष्प आएंगे, या फिर मादा वाले एक ही प्रकार के जो पुष्प आएंगे, वो तो हो गया डायोसिस। और गायनोडायनेसिस जिसमें उभयलिंग यानी स्त्री के सर पुंकेसर वाले जो पुष्प हैं वो साथ साथ आएंगे, वो क्या हो गया? गायनोडायनेसिस किस्म हो गई। ठीक है, तो विशेष रूप से पूछा जाए पपीता किस प्रकार का फूल, तो एक लिंगी है। कैसा है? एक लिंगी है, पर ये कुछ क्या है, उत्परिवर्तन द्वारा जो किस्म तैयार की गई है वो गायनोडायनेसिस किस्म होती है। हो गया बीज दर वाली बात। तो बीज दर की बात करें तो पूछा जाए तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है एक लिंगी, यानी डायोसिस किस्मों के लिए, और गायनोडायनेसिस किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ उन्नत किस्मों की। किसकी? उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्म है, उसमें देखिए आप चाहे तो सीधे सीधे ऐसे भी इस प्रकार से भी कि डायोसिस किस्म है और गायनोडायनेसिस किस्म, दोनों को अलग अलग रूप में रखकर भी आप किस्मों को वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि फल उत्पादन हेतु फल उत्पादन। देखिए वैसे तो बेसिकली सभी प्रकार की जो किस्में होती हैं वो फल उत्पादन देती हैं, चाहे वो पपेन उत्पादन के लिए हो। पपेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम आगे बताएंगे। चाहे तो वो फल उत्पादन के लिए हो, चाहे वो पपेन उत्पादन के लिए हो, चाहे वो गृह वाटिका में लगाने के लिए हो, चाहे वो एक लिंगी हो, चाहे वो भी लिंगी हो, कैसी भी किस्म हो देगी तो पुष्प वो फूल अपने लिए फली देगी। परंतु फिर भी अपने जो 12th लेवल है उस पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे फल उत्पादन हेतु, पपेन उत्पादन हेतु, एक लिंगी उभयलिंगी, सॉरी एक लिंगी उभयलिंगी, गृह वाटिका हेतु, और पारंपरिक किस्म, ऐसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपके लिए बता दूं, एक बात कही थी कि फल उत्पादन तो सभी किस्मों में ही होता है। और एक और बात बता दूं कि जो एक लिंगी जो किस्म होती हैं उसमें नर व मादा का जो अनुपात रखा जाता है तो वो 10:1 रखा जाता है। कहीं कहीं पे आपके लिए 9:1 भी मिल जाएगा। नर सॉरी मादा और नर का जो अनुपात है कितना रखा जाता है? 10:1। कहीं कहीं पे आपके लिए 9:1 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों को ही सही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम किस्मों की बात कर रहे थे। तो किस्मों की बात करें तो देखो पपेन उत्पादन हेतु बात करें तो CO5 और पूसा मेजेस्टी, ये दो किस्में ऐसी हैं जिनसे पपेन उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म CO5 और पूसा मेजेस्टी। मुख्य सर्वश्रेष्ठ कौन है? CO5, उसके बाद है पूसा मेजेस्टी। उसके बाद फल उत्पादन की बात करें तो हनी ड्यू CO5, CO4, CO6, ये जो क्या है CO, जितनी भी ये जो CO वाली जो किस्में आ रही हैं, अनिडियो, CO1, CO4, ये CO5 की जितनी भी CO वाली जो किस्में आ रही हैं वो है कोयम्बटूर। कहाँ से? कोयम्बटूर से विकसित की गई किस्में। उसके बाद है पूसा जॉइंट,
पूसा डेलीशियस, अन्य बहुत सारी किस्में हैं जो फल उत्पादन काम आती हैं। उसके बाद पपेन उत्पादन, इन चीजों, देखो फल उत्पादन तो सभी किस्में कर रही, तो आप सभी को लिख सकते हो, पर मुख्य रूप से बात पपेन उत्पादन, तो पपेन उत्पादन वाली किस्में याद रखना CO5 और पूसा मैजेस्टी। उसके बाद कुछ उभयलिंगी किस्मों के भी नाम आपको याद रखना जरूरी है, जैसे पूसा डेलीशियस, पूसा मैजेस्टी। ये जो पूसा मैजेस्टी है ये किस्में भी आती है, उभयलिंगी किस्में भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद CO3, ये CO4, ये भी क्या है, उभयलिंगी है। गृहवाटिका में पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्ना है। ये सभी चीजें किस में आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, किस्मों, उन्नत किस्मों। तो देखो किस्मों की बात करें, इसके बाद हम बहुत सारी अन्य किस्में भी हैं, अर्का सूर्या, पूसा अर्का। उसके बाद जैसे ड्वार्फ सबसे बोनी किस्म है, ताइवान है, सनराइज सोलो है। ये सभी बहुत सारी किस्में हैं इसकी पपीता की, पर हमको क्या है अपनी किताब में जो कुछ ही किस्मों को ध्यान में रखना है। हमको ज्यादा से ज्यादा हमको 5 से 7 किस्मों के नाम है जो याद रखना है। उसके बाद पपेन उत्पादन की जो किस्म है उनका नाम याद कर दे। तो थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं पपेन उत्पादन, किसके बारे में, पपेन उत्पादन। देखो पपेन क्या होता है, पपीता है उससे पपेन प्राप्त किया जाता है। क्या होगा, पपेन। पपेन, देखो पपेन क्या होता है, जो पपीते का फल होता है उससे जो लेटेक्स यानी जो दूध प्राप्त किया जाता है फल से, जो फल से जो दूध है जो चीरे लगाकर कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे फल होता है, फल पर तो फल में चाकू से लंबत जो चीरा लगा के, जैसे मान लो ऐसे फल होता है तो इसमें यूं करके चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करके सुखा करके जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, पपेन बोलते हैं। जो पपेन होता है उससे प्राप्त करने के बाद जो फल हैं, फलों के कोई उसके विटामिन पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी तो नहीं आती है, परंतु उसकी जो गुणवत्ता दिखावट है, दिखने का जो स्वरूप है वो थोड़ा परिवर्तित होता है। इससे मार्केट वैल्यू जो उसकी कम हो जाती है और फल जल्दी खराब होने का अंदेशा रहता है। पपेन है तो पपेन उत्पादन के जैसे बात करें तो पपेन उत्पादन क्या काम आता है, तो देखो पपीता है उदर रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। किसके लिए, उदर यानी जो पेट से संबंधित कुछ बीमारियों वाले जो रोगी होते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो आगे बात करें तो जो पपेन है, तो पपेन भी किससे, पपीता से ही प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी औषधि निर्माण यानी पपीते का जो हिस्सा है वो ये अभिन्न है, ये भी पपेन। तो ये भी क्या, औषधि निर्माण यानी जो पपेन, पपीता जो काम कर रहा था वो पपेन भी काम कर रहेगा, यानी कि जो उदर रोगियों के लिए भी कैप्सूल या औषधियाँ बनाने के लिए काम आता है पपेन। उसके बाद जो चबाने वाली गम होता है, और भी यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए जो इसके उपयोग दिखाए जा रहे हैं, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम इसके जो रोग हैं, तो रोग के बारे में बात करेंगे तो हमारे ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण हम इसमें जो इसके रोगों के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो हम जो भी है पपीते के जो रोग बचे हुए हैं उन और बेसिक और भी चीज़ें इसकी जो बची हुई हैं उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ताकि दे सकें, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अब स्कूल खुलने का कोई ज़्यादा चांस नहीं रह गया है। स्कूल का जो फैसला है वो 31 जुलाई को लिया जाएगा, तो 1 महीने और हो सकता है भगवान न करे फिर भी हम आगे पढ़ना पड़े YouTube के माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर YouTube पर वो मज़ा नहीं है जो क्लास में पढ़ने में आता है। फिर भी हम क्या करें, प्रकृति का कहर ऐसा है, इस कारण से हम किस में YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार YouTube पर भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए और कहीं ना कहीं आगे चल के हम क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।